Hello everyone, welcome to ECC Delhi Dwarka Sector 1. Okay, so first of all introduce myself. Myself is Nandlal Prajapati and I have more than 5 year teaching experience for the preparation of the GATE, Engineering Service, SSC, JEE and other government examination. Okay, so I have qualified Engineering Service 2 times pre and different गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. सो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन. ओके, और आप जानते हैं कि प्रोडक्शन जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ओके, और देखिए इस प्रोडक्शन में बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक आपको कवर किए जाएंगे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं. यस, सो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोडक्शन. ओके, अब प्रोडक्शन में हम देखेंगे कितने सब्जेक्ट या क्या क्या चीज़ इंक्लूड हैं. उसके बाद से हम वन बाय वन करके हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी, जेईई, एई और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. तो देखिए इसमें हम प्रोडक्शन में पहला हम टॉपिक यहाँ पे देखेंगे. यस, ए पॉइंट. यस, ए पॉइंट. इसमें अगर थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग. यस, तो यहाँ पे है थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग. ओके, नेक्स्ट इसमें है यस इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ, पहला थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग और सेकंड है यस मेटल फॉर्मिंग. मेटल फॉर्मिंग एंड नेक्स्ट है यहाँ पे यस नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी. ओके, अब देखिए ये तो पहला पार्ट हो गया. इसी में है प्रोडक्शन में. इसका सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखेंगे. सेकेंड पार्ट में आपका मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है. यस, मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या है देखिए. मैन्युफैक्चरिंग में पहले पढ़ेंगे कास्टिंग. ओके, और नेक्स्ट पढ़ेंगे वेल्डिंग. इसमें कास्टिंग में हम देखेंगे कि कौन कौन से पैटर्न हैं, कहाँ पे रिपेलिका है, कौन सा है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. इसमें कौन सा परमानेंट, कौन सा है नॉन परमानेंट, कौन सा है. वेल्डिंग में देखेंगे कि कौन सा आर्क वेल्डिंग है, कौन सा टीआईजी है, कौन सा मिग वेल्डिंग है. ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है यस थर्ड सी. इसमें हम पढ़ेंगे यस मशीनिंग टूल्स. यस, मशीनिंग टूल्स. कौन कौन सा मशीनिंग, ग्राइंडिंग हो गया, टर्निंग हो गया, टेपर टर्निंग हो गया, स्टेप टर्निंग हो गया. उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइमिंग निकाला जाता है. ओके, डायरेक्ट टू द पॉइंट, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, अब इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे जिग एंड फिक्सचर. यस, जिग एंड फिक्सचर. इसमें क्या 3-to-1 प्रिंसिपल क्या होता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कहाँ पे एलोकेट किया जाता है, स्फेरिकल का कैसे लोकेट किया जाता है. ये सारी चीज़ हम जिग एंड फिक्सचर में देखेंगे कि सपोर्टिंग डिवाइस क्या है, लोकेटेड कहाँ पे है. ओके, और नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे यस नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग. इसमें क्या होता है कि इस नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में हम देखेंगे कि मशीनिंग जो करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है वहाँ पे हम डायरेक्ट मशीनिंग नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का यूज़ करते हैं. इसमें क्या क्या है, जैसे ईडीएम हो गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग. ओके, ये तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट आता है यस डी पार्ट. इसी में ही है. यस, इसी में ही है डी पार्ट. डी पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे. यस, इसमें हम करेंगे मटेरियल साइंस. देखिए, और आप जानते हैं कि मटेरियल साइंस एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है. और इसमें क्या क्या है, इसमें पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट कैसे किया था, आयरन कार्बन डायग्राम. यस, इसमें पढ़ेंगे आयरन कार्बन डायग्राम. ओके, हीट ट्रीटमेंट, एनलिंग क्या होती है, प्रोसेस एनलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. ओके, किसमें, मटेरियल साइंस में. नेक्स्ट पार्ट आते हैं यस ई पार्ट. ओके, जो आज के दौर में जो एग्जामिनेशन कराते हैं उससे कुछ ना कुछ 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वो आपका पार्ट है रोबोटिक्स.
यस, रोबोटिक्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये प्रोडक्शन का ओवरऑल अगर कहा जाए, एक संक्षेप में कहा जाए, इसका क्या है, ये आपका सिलेबस है। और यहीं से क्वेश्चन आपके डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे एई हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस हो, चाहे गेट हो, इसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ओके, डन। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यस, स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग से। ओके, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे, उसका मेटल फॉर्मिंग, कोल्ड फॉर्मिंग या हॉट फॉर्मिंग, उसके बाद से मेट्रोलॉजी हम देखेंगे। ठीक, डन। चलिए, आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट आता है, यस, इसी को हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके सब्जेक्ट हैं या सिलेबस हैं, ओके, व्हाटएवर। चलिए, अब मेरा टॉपिक रहेगा इस प्रोडक्शन में थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। ओके, थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं कि जहां से क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, अब देखिए, ये जो चैप्टर है आपके हर एक एग्जामिनेशन में फ्रूटफुल होगा, चाहे आप प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमेशा यूज़फुल होगा। ओके, अब देखिए, इसमें एक बेसिक चीज़ आती है कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दोनों चीज़ तो है, सब चीज़ पढ़ेंगे, सब एक ही चीज़ आती है, लेकिन उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। यस, तो यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, what is the difference between manufacturing and production, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। ओके, इसका बेसिक डिफरेंस देख ले लेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली में इसमें करते क्या है और प्रोडक्शन में करते क्या है, और इसके बाद से हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, वैसे नॉर्मल लोग, आप लोग जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होती है, फिर भी जो है देखिए मेंस में, यस, मेंस के पेपर में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। यस, आपके एसएससी जेईई के मेंस में। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग, यस, तो मैन्युफैक्चरिंग पहले देख लेते हैं थ्योरी क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस which is used to convert raw material into finished product. ओके, raw material into finished product. अब देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसको साथ साथ में आपको नोट्स, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है, बिकॉज ऑफ जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें आपके पास अगर नोट्स नहीं होगा तो आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर नहीं पाएंगे। ओके, चलिए, हर एक डाउट आपके पास आपका जो क्लियर है, अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप लास्ट में, यस, इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम पैरेलल में हम इसका डेफिनेशन लिखते जाते हैं और देखते हैं। यस, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ used to convert from raw material into finished product। किस तरीके से, बाय द यूजिंग ऑफ द वेरियस प्रोसेस, मशीनिंग, एनर्जी एटसेट्रा, बाय द यूजिंग ऑफ various machining process या एनर्जी, ओके, एक्सेट्रा। तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस ये है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है, जब तक उसको आप फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर देते हैं तब तक वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाती है। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, एक टर्म और पूछा जाता है, यस, नोट करके इसको आप लिख लेंगे। यस,
इसको आप नोट करके ले। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या नैरो टर्म है या ब्रॉडर टर्म है। यस, मैन्युफैक्चरिंग इज अ नैरो टर्म या ब्रॉडर टर्म। यस, तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ नैरो टर्म, ओके। ये सारी चीज़ आपको बाद में पता चल जाएगी, ओके। इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन भी आएगा, तो ये डायरेक्ट आपको नोट करके लिख लेना है। दिस इज अ होल अबाउट या मैन्युफैक्चरिंग। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन क्या है। यस, तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच इज कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। यस, जी हाँ, ये प्रोडक्शन ये भी एक प्रोसेस है और मैन्युफैक्चरिंग ये भी एक प्रोसेस है, दोनों ही प्रोसेस है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक, जितने प्रोसेस बीच में इंक्लूड होंगे सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएंगे। लेकिन प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ये है कि इनपुट से आउटपुट में जो मिल रहा है वो आपका प्रोडक्शन है। तो क्या है प्रोडक्शन? इट इज अ प्रोसेस which is used to convert, which is used to input into output, इनपुट से जो आपका इनपुट है, इनपुट में क्या है, रॉ मटेरियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डजंट मैटर। जैसे आपका हॉनिंग, जैसे लैपिंग प्रोसेस करना है या हॉनिंग प्रोसेस करना है, ओके, तो आपका प्रोडक्ट बनाया हुआ है, अब उसको हॉनिंग प्रोसेस करने के बाद से जो आपका आउटपुट मिला, क्या आउटपुट जो मिल रहा है वो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन हो गया, ओके। ये क्या है, इनपुट इनटू आउटपुट, ओके। अब इसमें भी नोट करके लिख लीजिए। यस, इट इज अ ब्रॉडर टर्म। यस, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में, कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, नैरो टर्म है, और प्रोडक्शन क्या है, ब्रॉडर टर्म है, ओके। आई थिंक एक क्लियर हो गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्रोडक्शन क्या है, ओके। ये इनका बेसिक चीज़ हो गया, और आपके एसएससी जेईई के मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। 5 नंबर या 7 नंबर में पूछा गया है। चलिए डन। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए, यस, पैसेंस रख करके पढ़ेंगे। और देखिए, ये जो प्रोडक्शन है आपका बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसमें 5 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। प्रोडक्शन में आपका 5 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, इसलिए आपको पैसेंस रख करके पढ़ना है, हर एक चीज़ को टच करना है, ओके। चलिए, अब इसमें देखेंगे कि तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया। अब देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितने तरीके के हैं, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओके। इसमें देखते हैं, तो पहला है, यस, फॉर्मिंग या शेपिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग और शेपिंग प्रोसेस। चलिए, और डिफरेंट एग्जामिनेशन में ये भी पूछा है कि फॉर्मिंग और शेपिंग प्रोसेस को किस नाम से और जानते हैं, तो इसको हम जीरो प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्या? जीरो, यस, जीरो प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्यों? बिकॉज अब देखिए, जब फॉर्मिंग और शेपिंग क्या होता है, कोई भी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, या डक्टाइल मटेरियल उसको मान लेते हैं, तो उसको हम शेप एंड साइज में चेंज कर लेते हैं, शेप एंड साइज में चेंज कर सकते हैं, यस, जिसे आप टफनेस वगैरह है वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, तो कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या उससे मटेरियल को हम हटा रहे हैं?
नहीं। क्या मटेरियल को एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं? नहीं। तो मतलब ना ही ऐड कर रहे हैं और ना ही उस पर हटा रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है? जीरो प्रोसेस है, यानी मटेरियल शुड बी कांस्टेंट। ओके, हमेशा क्या कांस्टेंट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो प्रोसेस या फॉर्मिंग या शेपिंग प्रोसेस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब देखिए ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें कोई भी मटेरियल जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, ओके, तो वेल्डिंग करते हैं तो इसमें क्या करते हैं आप? एक्स्ट्रा, सपोज दैट दिस इज अ टू ऑब्जेक्ट, ओके, अब इसको आप लैपिंग करना है या किसी भी तरीके से क्या ज्वाइनिंग वेल्डिंग करना है, तो इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, या बट ज्वाइन करेंगे या लब ज्वाइन करेंगे, या तो लैप ज्वाइन या तो बट ज्वाइन, कोई भी करेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है? आप ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल क्या ऐड कर रहे हैं या एक्स्ट्रा उसमें कुछ न कुछ उसमें ऐड करके आपको प्रोडक्ट को फाइनल शेप दे रहे हैं। ओके, तो कभी कभी पूछा जाता है कि इस प्रोसेस को और किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रोसेस को हम पॉजिटिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, पॉजिटिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? थर्ड, अगर ज्वाइनिंग है तो रिमूव, एक और प्रोसेस होगा, क्या होगा? रिमूवल प्रोसेस। रिमूवल प्रोसेस। ओके, अब देखिए रिमूवल प्रोसेस को हमको, अब इसमें क्या है? इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं? आप मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। जब आप मशीनिंग करते हैं तो उसमें जो अनवांटेड मटेरियल है, जैसे आपको क्या करना है? शेपिंग करना है या टर्निंग करना है, स्टेप टर्निंग या नर्लिंग करना है, जो भी आप मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उससे मटेरियल को रिमूव करते हैं। ओके, तो रिमूव करने का मतलब क्या है? रिमूव करने का मतलब है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? निगेटिव प्रोसेस। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव प्रोसेस। ये निगेटिव प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट एक और है, ये आज के टाइम में ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही यूज हो रहा है। ओके, देखिए इसको बोलते हैं रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग, रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रोसेस या रैपिड प्रोटोटाइप। रैपिड प्रोटोटाइप प्रोसेस। आपके देखिए ये जो प्रोसेस है, जो 4th नंबर वाला प्रोसेस है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ये एक्यूरेसी के साथ ये यूज होता है। अब देखिए इसमें क्या है? ये तो आपको पता चल गया कि फॉर्मिंग और शेपिंग प्रोसेस क्या होती है। ओके, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है, रिमूवल प्रोसेस क्या होती है, लेकिन आपको ये जानना है रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रोसेस या रैपिड प्रोटोटाइप प्रोसेस क्या होती है। ओके, चलिए अब देखिए इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप देखे होंगे जो लेयर बाय लेयर बना होता है, मतलब एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसे लेयर बाय लेयर बना होता है। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या बोलते हैं? रीजनरेटिव या 3D प्रोसेस या रैपिड प्रोटोटाइप प्रोसेस। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे। यस, ओके, इट इज used to produce क्या? ऑब्जेक्ट, टू प्रोड्यूस लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट लेयर बाय लेयर। ये आपको लेयर बाय लेयर के फॉर्म में आपको मिलेगा। ऐसे फेनोमेनन को, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? 3D प्रोसेस या रैपिड प्रोटोटाइप प्रोसेस। ओके, डन। चलिए ये आपके ये मॉडर्न टाइम में ये ज़्यादा यूज हो रहा है और इसके थ्रू जो आपकी एक्यूरेसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी वेरी एक्यूरेट रैपिड होता है। नाम भी है रैपिड, मतलब तेज़ी के साथ होता है। रैपिड। ओके, चलिए
ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको आपको याद रखना, माइंड रखना। चलिए, ये जो मैं आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको आप पैरेलल में क्या करें, तैयार करते चलिए। देखिए, मेरा मेन मोटिव है कि आपका सिलेक्शन हो बाय हुक्स और बाय क्रूक्स, ओके, किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट, ओके। तो इसलिए मैं यहाँ पे आराम से एक एक चीज़ को डिस्कस करके आपको यहाँ पे इलेबोरेट कर रहा हूँ, ताकि बाद में याद करने या रटने की ज़रूरत ना पड़े, ओके। चलिए, अब इस रीजनरेटिव प्रोसेस में कई एग्जाम्पल आते हैं, उसको उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, ओके। चलिए, यस, 3D प्रिंटिंग, यही चल रहा था 4th नंबर का, 3D प्रिंटिंग या क्या है, रैपिड प्रोटोटाइप, रैपिड प्रोटोटाइप, ओके। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आप लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड का लेयर बाय लेयर में कन्वर्ट करना है, ओके। तो लिक्विड में इसमें जो प्रोसेस यूज करते हैं उसमें होता है, वो कई बार क्वेश्चन में पूछ जाता है कि लिक्विड के थ्रू जो प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस का नाम बताइए। तो स्टीरियोलिथोग्राफी, क्या है, स्टीरियोलिथोग्राफी, यस, आपने सही सुना, लिथोग्राफी, स्टीरियोलिथोग्राफी, ओके। अगर आपको यस लिक्विड है, दूसरा अगर पाउडर यूज करना पड़े, पाउडर के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़े लेयर बाय लेयर, और आप जानते हैं हो भी रहा है, ओके। तो इसमें क्या आपका एग्जांपल है, यस, सिलेक्टिव सिनेटरिंग, सिलेक्टिव सिनेटरिंग, यस, लास्ट ये आप पढ़ेंगे सिनेटरिंग क्या होता है, कॉम्पैक्टिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा, ओके। चलो, थर्ड है आपका सीट। अगर सीट के फॉर्म में लेयर बाय लेयर करना हो तो उसमें आपका कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, एग्जाम्पल है आपका क्या है, LOM मीन्स क्या है, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यस, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ओके, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और 4th नंबर का कभी कभी वायर आ जाता है, वायर, तो इसमें क्या होगा, यस, इसका एग्जांपल है FDM, मतलब फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, क्या है, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, ओके, मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी यस आपके क्वेश्चन में पूछ जाता है तो ये ना कहना पड़े कि आप नहीं पढ़े हैं, ओके। इसमें डायरेक्ट पूछ जाता है लिक्विड का स्टीरियोलिथोग्राफी, पाउडर का सिलेक्टिव सिनेटरिंग, सीट मेटर का लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड वायर क्या है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ओके, डन। चलिए, ये आपके प्रोसेस है। अब हम स्टार्ट करते हैं, यस, और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, चाहे स्टेट के ए एग्जामिनेशन में या आपके जेई, डिफरेंट स्टेट के जेई में, ओके। चलिए, यस, अब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में जो पढ़ना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मशीनिंग। मशीनिंग क्या होती है, यस, तो नाम सुनते ही आपको पता चल रहा है, वैसे आप किसी न किसी इंडस्ट्री में अगर गए भी हैं और इंडस्ट्री में नहीं गए हैं तो आपके जो कॉलेज में जो लेथ मशीन था, यस, लेथ मशीन पे तो मैक्सिमम लोग तो काम तो किए ही हैं। तो उसमें लेथ मशीन में क्या करते थे, एक जॉब था, मतलब जो एक ऑब्जेक्ट था, ओके, उसमें टूल पोस्ट में आप टूल बॉक्स में फिक्स कर देते थे और उसको क्या करते थे, अब जो भी टूल यूज करना हो, नर्लिंग का यूज़ करना हो तो नर्लिंग का यूज़ करते थे,
टर्निंग का हो तो टर्निंग का, स्टेप टर्निंग का हो तो स्टेप टर्निंग का, फिनिशिंग का हो तो फिनिशिंग का, जो भी प्रोसेस यूज़ करना था वो करते थे। तो वही सारे प्रोसेस क्या हैं, मशीनिंग में आते हैं। मतलब ये हुआ कि मशीनिंग इज अ प्रोसेस विच इज यूज टू क्या, विच इज यूज टू फिनिश द प्रोडक्ट। कैसे, टू रिमूव द अनवांटेड मटेरियल। मतलब मशीनिंग में क्या होता है, अनवांटेड मटेरियल को क्या करते हैं, आप हटा देते हैं, जो शेप एंड साइज, जो डिजायर शेप आपकी है उस शेप में आपको ला देते हैं। जैसे थ्रेडिंग करना है तो या इंटरनल थ्रेड करना है या एक्सटर्नल थ्रेड करना है, ये डिपेंड करता है। ओके, तो एक्सटर्नल थ्रेड करना है तो इस ऑब्जेक्ट को उसमें क्या किए, इस ऑब्जेक्ट को इसमें फिक्स कर दिए, अब ये क्या है, अब ये इतना पोर्शन तक इसको क्या करना है, थ्रेडिंग करना है। तो आपको लेथ मशीन पे इस ऑब्जेक्ट को क्या इंसर्ट करेंगे और जो टूल क्या करेंगे, इसमें जो टूल यूज करना है उसमें क्या करेंगे, लगा देंगे और क्या रन करा देंगे। तो रन कराने के बाद से जो अनवांटेड मटेरियल है, इसमें से जो अनवांटेड मटेरियल है जिसकी ज़रूरत नहीं है उस मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जो फाइनल शेप एंड साइज, जो क्या एक्यूरेट जो डायमेंशन में है उसको हम अचीव कर लेते हैं। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, मशीनिंग कहलाता है। ओके डन, चलिए हम लिख लेते हैं मशीनिंग इज अ, और ये कौन सा प्रोसेस है, एडिशनल प्रोसेस है, रिमूवल प्रोसेस है या फॉरिंग प्रोसेस है। और आप जानते हैं कि मटेरियल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ रिमूवल प्रोसेस। ओके, या निगेटिव प्रोसेस। ओके, तो क्या है, इट इज़ अ, तो पहले लिखेंगे इट इज़ अ इसेंशियल भी है, बहुत जरूरी है। इट इज़ अ रिमूवल प्रोसेस। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशीनिंग कौन सा प्रोसेस है, एडिशनल है या रिमूवल है या ज्वाइनिंग है, कौन सा है, तो रिमूवल प्रोसेस है। तो मशीनिंग इज अ रिमूवल प्रोसेस। अब रिमूव तो करते ही करते हैं, कौन से मटेरियल को रिमूव करते हैं, अनवांटेड मटेरियल। तो क्या है, मशीनिंग इज अ रिमूवल प्रोसेस विच इज remove unwanted, which is removed unwanted materials, okay, and got क्या, फिनिश प्रोडक्ट। ओके, किस शेप में, फिनिश प्रोडक्ट टू द डिजायर शेप एंड साइज में। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है इसमें मैं ट्रिक लगा दे रहा हूँ। पहला, मशीनिंग कौन सा प्रोसेस है, रिमूवल प्रोसेस है। डन। ओके, अब इसमें क्या होता है, अनवांटेड मटेरियल क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, और ये जो प्रोडक्ट बनता है, कैसा प्रोडक्ट बनता है, फिनिश प्रोडक्ट बनता है। ओके, अब कैसा, डिजायर शेप एंड साइज का मतलब जो चाहते हैं, जितने mm का चाहते हैं, ओके, उतने का बना लेंगे। डन। चलिए, ये आपका मशीनिंग है। अब इस मशीनिंग में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, तो मशीनिंग तो है ही, सारे प्रोसेस को ही मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं। अब देखेंगे, इसे पढ़ेंगे जी कि ऑर्थोगोनल मशीनिंग में क्या है, ऑब्लिक मशीनिंग में क्या है। ओके, और 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर व्हाट इज अ मशीनिंग प्रोसेस। डन। चलिए, एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो भी नर्लिंग लिखना चाहते हैं, थ्रेडिंग है, शेपिंग है, सारे के सारे कौन से मशीनिंग प्रोसेस ही हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे ऑर्थोगोनल मशीनिंग। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई भी पेपर दे रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी पेपर दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी जेई का दे रहे हैं, चाहे गेट का दे रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस का दे रहे हैं, चाहे प्री, चाहे मेंस, चाहे एसएससी जेई का प्री, चाहे मेंस, चाहे किसी भी स्टेट का इंजीनियरिंग सर्विस या कोई भी एग्जाम दे रहा है टेक्निकल से रिलेटेड, तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, ऑर्थोगोनल मशीनिंग। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे टूल बनाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। डन। चलिए,
पहले 2D में बनाते हैं, अगर 2D में विजुलाइज नहीं होता है तो यहाँ पे 3D में भी आपको दिखा देंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे, यस ध्यान से, अभी तो कुछ लग नहीं रहा क्या है, ये अब क्या आपका ऑब्जेक्ट है, जॉब है। ओके अब कैसे पता चलेगा, देखिए कैसे, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या किए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ और यहाँ भी लगा सकता हूँ, कहीं भी तो लगाना ही लगाना है, तो एक जगह लगा कर देखते हैं व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पे हमने टूल को क्या किया, लगा दिया। टूल ये क्या है, एक कटिंग टूल है, दिस इज अ कटिंग टूल। ओके और इसमें कौन सा, जो भी कटिंग टूल है, ओके चाहे थ्रेडिंग का हो, नर्लिंग का हो, टेपरिंग का हो, जो भी है, ये क्या है, कटिंग टूल है। ओके जब देखिए थोड़ा सा इसको और कटिंग टूल को, क्योंकि इस तरह से रहेगा तो मटेरियल ज़्यादा रिमूव होगा। ओके तो आपको समझाना है। चलिए, दिस इज अ कटिंग टूल, दिस इज अ कटिंग टूल। ओके जब कोई भी एक क्या आपका ऑब्जेक्ट है, एक वर्क पीस है, वर्क पीस है। ओके वर्क पीस है, ये आपका क्या है, टूल है, ये टूल है, कटिंग टूल है। मानिए वर्क पीस है, वर्क पीस पे आप कटिंग टूल क्या करेंगे, अगर यहाँ पे लगाते हैं तो कुछ न कुछ क्या करेगा, इस सरफेस को क्या करेगा, ये जो सरफेस है, जो भी वर्क पीस है, ये क्या करेगा, कट करेगा। ये कट कर मतलब उस सरफेस को क्या मशीनिंग करेगा, चाहे कोई प्रोसेस हो, डजेंट मैटर। ओके तो सपोज दैट अगर यहाँ पे लगाएं और कुछ टाइम इंटरवल के बाद से 2 सेकेंड या 10 सेकेंड के बाद से हमने देखा कि ये जो ये टूल है ये यहाँ पे आ गया, मतलब क्या है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये मशीन हो चुका है, मतलब जो भी प्रोसेस करना था वो डन हो गया है। ओके दैट मीन्स ये कौन सा सरफेस है, मशीन सरफेस है, मशीन सरफेस, या रादर देन वी कैन से दैट व्हाट, फिनिश्ड सरफेस। ओके या डिजायर, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। ओके अब ये क्या है, ये क्या, ये तो मशीन हुआ ही नहीं है, टोटल तो यही था आपका, इतना क्या होगा, मशीन हो गया। जब ये मटेरियल जो हटाएंगे तो ये रिमूव होगा, और किस फॉर्म में होगा, चिप्स के फॉर्म में होगा, और चिप्स तो निकलेगा ही निकलेगा। तो चिप्स देखिए कहाँ निकल रहा है, तो ये आपका चिप्स, यहाँ पे दिस इज अ चिप्स, दिस इज अ चिप, दिस इज अ कटिंग टूल एंड दिस इज अ चिप्स। ये क्या है, आपका चिप्स है, खाने वाला चिप्स। ओके ये चिप्स है। अब देखिए, अब ये मटेरियल रिमूव होगा तो जो अनवांटेड मटेरियल किस फॉर्म में निकलेगा, ये चिप्स के फॉर्म में निकलेगा, तो चिप्स निकल गया। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या है, अब इसका रेफरेंस लाइन लेते हैं यहाँ पे, तो वैसे तो आना चाहिए यहाँ पे। तो और ये जो है इस प्लेन को कौन सा प्लेन बोलते हैं, इस प्लेन को बोलते हैं, क्योंकि जब फोर्स इधर से अप्लाई होगा तो उसमें शियरिंग होगा, और तो शियरिंग के थ्रू जो प्लेन बनाएगा उसको शियर प्लेन बोलते हैं। तो ये होगा आपका शियर प्लेन होगा, शियर प्लेन। और ये कौन सा सरफेस है, ये कौन सा है, ये अनमशीन्ड है, दिस इज अ अनमशीन्ड सरफेस, दिस इज अनमशीन्ड सरफेस। ओके अब देखिए, अब किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए या उसमें रिलेशन बैठाने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस लाइन लेना पड़ता है। अब इसमें हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये कट कर रहा है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट में बना देते हैं। ओके चलिए, दिस इज अ रेफरेंस लाइन, दिस इज अ रेफरेंस लाइन या रेफरेंस प्लेन होगा, रेफरेंस प्लेन बोल देते हैं। ओके ध्यान से सुनिए, ये आपके एसएससी जेईई के मेंस के पेपर में आया हुआ है, और इससे जो रिजल्टेंट निकलते हैं वो आपके एसएससी जेईई के प्री में आया है। ओके और आपके गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। ओके चलिए, इतना समझ में आ गया। दिस इज अ वर्क पीस, दिस इज अ कटिंग टूल, दिस इज अ चिप्स। ओके ये मशीन सरफेस है, ये अनमशीन्ड है, अभी ये मशीन होना बाकी है। ओके चलिए, अब ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ द टूल है, डायरेक्शन ऑफ द टूल है, जो डायरेक्शन किधर से किस
मशीन कर ऐसे कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन को रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो इस शियर प्लेन और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं शियर एंगल। क्या बोलते हैं? शियर एंगल। ओके, और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, जो टूल का, कटिंग टूल का जो बॉटम जो वाला है, जो नीचे वाला है, और मशीन सरफेस के ऊपर वाला जो प्लेन है, इस प्लेन को हम बोलते हैं यस फ्लैंक या रिलीफ सरफेस। ध्यान समझना, फ्लैंक ये पूछा हुआ है, फ्लैंक और रिलीफ सरफेस या प्लेन जो भी है। ओके, फ्लैंक या रिलीफ सरफेस, दिस इज अ मशीन सरफेस, दिस इज अ फ्लैंक या रिलीफ सरफेस। ओके, दिस इज अ शियर प्लेन या शियर सरफेस। ओके, अब देखिए, अब इस सरफेस को क्या बोलते हैं? इस सरफेस को हम बोलते हैं, ए वाली जो सरफेस है, ए वाली जो सरफेस है, इस सरफेस को हम बोलते हैं यस रेक सरफेस, रेक सरफेस या रेक फेस। ओके, रेक सरफेस, रेक फेस। अब देखिए, रेफरेंस प्लेन और रेक सरफेस के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को हम बोलते हैं रैक एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? रैक एंगल। तो इसको हम अल्फा से डिनोट करें। आप किसी भी एंगल से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सा एंगल डिनोट किए हैं। ओके, एक कोई फिक्स नहीं है कि अल्फा ही होगा या बीटा होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सा एंगल लिख रहे हैं। ओके, नोटेशन से मतलब नहीं है, नोटेशन से आप किसी भी चीज़ से आप दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो दिस इज अ क्या है? अल्फा। अल्फा को कौन सा एंगल बोलते हैं? ये रेक एंगल बोलते हैं। ओके, अब देखिए, जो फ्लैंक या रिलीफ सरफेस है, ये फ्लैंक और रिलीफ सरफेस है। चलिए इस एरो को हम हटा देते हैं। ओके, ये इधर इस डायरेक्शन में है। जो फ्लैंक और रिलीफ सरफेस है और मशीन सरफेस के ए भी एक बीच में क्या एंगल बन रहा है? इंक्लाइंड है, ए भी एंगल बन रहा है। ओके, तो इस एंगल को हमने बोल दिया गामा। गामा मतलब कौन सा? क्लियरेंस एंगल। सब एंगल का कुछ न कुछ सिग्निफिकेंस है और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ये आपका कौन सा एंगल है? क्लियरेंस एंगल। अब मैं सारा भी नोट करके लिखूंगा, दिस इज अ क्लियरेंस एंगल। ओके, क्लियरेंस एंगल। अब समझ में आ गया ये क्या? अब देखिए, ये जो टूल है, ये टूल है, टूल के बीच में ये भी एक तरह का एंगल ही है, ये भी तो एंगल ही है, ये भी एंगल ही है। इस एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम डिनोट कर देंगे क्या? ए साई है, ए फाई है, तो साई से डिनोट कर देंगे। और ये साई क्या है? इसको हम बोलते हैं लीप एंगल या वेज एंगल या नाइफ एंगल या कटिंग एंगल। ओके, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो कटिंग टूल के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं? तो कौन सा? लीप एंगल या वेज एंगल या नाइफ एंगल या कटिंग एंगल। 4-5वां नाम मत दे देना। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डन। ये आपका ये समझ में आया? ये समझ में? दिस इज अ रेफरेंस प्लेन, दिस इज अ चिप्स। अब देखिए कुछ चीज़ें और जो है, ये जो डिस्टेंस है इसके और इसके बीच का, ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक मटेरियल कटना बाकी है, मतलब ये क्या है? अनमशीन सरफेस है, मतलब जो ये थिकनेस है कोई ना कोई, तो इसको हम बोल देते हैं टी, मतलब अनकट चिप थिकनेस, मतलब ये क्या मशीन नहीं हुआ है। ओके, और ये जो है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? ये तो चिप है, ये तो चिप्स है, चिप्स निकल गया, तो इसको हम बोल देते हैं टी सी, मतलब कट चिप थिकनेस। दिस इज अ कट चिप थिकनेस and this is a uncut chip thickness, this is a uncut chip thickness and this is a cut chip thickness. Okay, this is a alpha is a rake angle, psi is a leap angle, wedge angle, knife angle या cutting angle, this is a clearance angle, this is a shear angle. Okay, ये सारी चीज़ समझ में आ गया? चलिए, अब इसमें कुछ न कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं, पहले चलिए एंगल से स्टार्ट करते हैं। ए अल्फा क्या है? अल्फा इज अ रेक एंगल, अल्फा इज अ रेक एंगल। ओके, अब क्या है? अल्फा के बगल में क्या है? चलिए ए लिख देते हैं। ए गामा है, गामा को कौन सा एंगल बोलते हैं? एक क्लियरेंस एंगल है।
क्लियरेंस एंगल, दिस इज अ क्लियरेंस एंगल। और क्या ए फाइव क्या बोलते हैं, शियर एंगल, शियर एंगल। और ए क्या है, ए टूल के बीच में क्या है, फाई, दिस इज अ फाई एंड दिस इज अ साई। ओके, आप किसी से भी नोट कर सकते हैं, साई फाई में वो क्या कन्फ्यूजन नहीं रहना, जो एक्चुअल है उसी को ही है। आप इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं, इससे भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये एंगल कौन सा है। ओके, चलिए, तो ये क्या है, साई है, और साई को क्या बोलते हैं, लीप एंगल, लीप एंगल या वेज एंगल, वेज एंगल। ओके, या नाइफ एंगल, नाइफ एंगल या कटिंग एंगल, कटिंग एंगल। ओके, तो मैक्सिमम बार इवन आपके इंजीनियरिंग सर्विस के प्री में एक क्वेश्चन ए ऑप्शन दिया था लीप एंगल। ओके, लीप एंगल, वेज एंगल, नाइफ एंगल या कटिंग एंगल। ओके, आपके एसएससी जे के पेपर में कई बार पूछा गया। डन, ये आपका। ओके, और टी क्या है, चलिए अभी नोट कर लेते हैं। टी इज अ अनकट चिप थिकनेस, टी इज अ अनकट चिप थिकनेस, अनकट चिप। टीसी क्या है, टीसी इज अ कट चिप थिकनेस, कट चिप थिकनेस। ओके, टीसी इज द कट चिप थिकनेस। सी, टी मतलब क्या, थिकनेस से है, और सी क्या है, ये चिप का है, सी क्या है, चिप का है, और यहाँ पे टी है तो यहाँ पे चिप कोई है ही नहीं, तो इसलिए अनकट चिप थिकनेस, और दिस इज अ कट चिप थिकनेस। ओके, डन। चलो, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको देखनी है कि टी और टीसी में रिलेशन क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टर्म्स आता है आर, आर। ओके, आर, ये होता है आपका चिप थिकनेस रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो। और ऑब्वियस सी बात है, रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो क्या होता है, तो R इज इक्वल्स टू टी अपान टी सी। और हमेशा जो चिप थिकनेस रेशियो की जो वैल्यू होगी 1 से कम होगी, लेस देन 1, 0 और 1 के बीच मिलाई होगी। ऑब्वियस बात है, टी सी है चिप कट चिप थिकनेस, क्या है, ये ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा थिकनेस होगा, ये कम होगा, इसका मतलब क्या, कम में से अगर ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आ जाएगी। ओके, तो आर इज टू टी अपॉन टी सी। अगर टी और टी सी ना दिया हो तब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द चिप थिकनेस रेशियो, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द अनकट चिप थिकनेस टू द कट चिप थिकनेस। ऐसा उल्टा नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, अनकट चिप थिकनेस टू द कट चिप थिकनेस। इसको याद कैसे करते हैं, इसको याद देखिए, इसको याद नहीं करना, इसको सिंपल सी बात है, किसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, तो मतलब क्या है कि बड़ी चीज़ से डिवाइड कर दो, और बड़ी वैल्यू किसकी है, कट चिप थिकनेस की है, तो ऑब्वियस सी बात है, तब एक चीज़ याद हो गया तो ऐसे ही हो गया, उससे ही पता चल गया कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द अनकट चिप थिकनेस टू द कट चिप थिकनेस। ओके, डन। चलो, क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अगर दोनों वैल्यू ना दिया हो तब कैसे इसका निकालते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ए एल डिवाइड बाई एल सी अपान एल, मतलब लेंथ, अरे वर्क पीस है या जॉब है या जो भी है। ओके, तो क्या इसका लेंथ होगा, तो क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एल सी डिवाइड बाई एल। सी स्टैंड फॉर चिप, सी स्टैंड फॉर चिप, मतलब ये जो लेंथ है या कट, या मतलब कट हो चुका है, मशीन हो चुका है, मतलब क्या, कट लेंथ डिवाइड बाई अनकट लेंथ, कट लेंथ डिवाइड बाई अनकट लेंथ। या अगर वेलोसिटी के टर्म्स में दिया हो तो वी सी डिवाइड बाई वी। वी क्या है, चिप वेलोसिटी, वी क्या है, चिप वेलोसिटी, और ए क्या है, वी सी। वी सी इज द चिप वेलोसिटी और वी इज द कटिंग वेलोसिटी। कटिंग वेलोसिटी मतलब क्या, इधर से जो कट कर रहा है, तो ए जो है ये क्या है, चिप वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी, और ये क्या है, ये है कटिंग वेलोसिटी है, कटिंग वेलोसिटी। आगे हम इसके वेलोसिटी में भी रिलेशन निकालेंगे कि शियर वेलोसिटी क्या होती है, चिप वेलोसिटी क्या होती है, कटिंग वेलोसिटी क्या होती है, उसमें रिलेशन क्या होता है, शियर एंगल का, रैक एंगल का, ओके, या क्लियरेंस एंगल का, या फ्रिक्शन एंगल का, सारा हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो R इज द टी अपॉन टी सी, R इज द रेशियो ऑफ टी अपॉन टी सी,
इक्वल्स टू LC upon L इक्वल्स टू VC upon V. VC इज द चिप वेलोसिटी एंड V इज द कटिंग वेलोसिटी. ओके, चलिए तो ये अगर निकालना हो R की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगा. ओके, अब एक चीज़ और आता है, अब यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, नोट करके जो R की वैल्यू है लेस देन 1 होगी, R की वैल्यू लेस देन 1 होगी. ओके, R की वैल्यू लेस देन 1 होगी. डन. अब देखिए यहाँ पे कि जो T और TC, अब इसमें ऑब्वियस सी बात है TC शुड बी ग्रेटर देन T, TC शुड बी ग्रेटर देन. तो कभी कभी रेयर केस में ये भी देखा गया है कि TC जो है T के कितना टाइम्स है. T स्टैंड फॉर चिप थिकनेस एंड T स्टैंड फॉर अनकट चिप थिकनेस. तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे स्टार मार करके कि TC विल बी 2 to 3 टाइम्स ऑफ किसके, T की. जो TC है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके जेई के पेपर में. TC विल बी 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना है, 2 से 3 गुना है किससे, अनकट चिप थिकनेस से. डन. चलिए, आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई हैं. ओके, अगर एक किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो आगे आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा. इसलिए ईमानदारी से बताइए यहाँ तक क्लियर है. इज इट क्लियर? चलिए, अगर कहीं डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं. डन. ये सारी चीज़ें ये आई थिंक विजुलाइज हो रहा है. अगर जिसको विजुलाइज नहीं हो रहा है, चलिए मैं इसी ऑब्जेक्ट को, इसी को हम 3D में बना करके आपको दिखा देते हैं. चलिए, एरेक सरफेस ही है, मैं यहाँ पे रेक सरफेस या फेस यही लिखा था. चलिए इसको आपको मैं 3D में यहाँ पे बना करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेंस के पेपर में आपको ये सब बनाना रहता है, ड्रॉ करना रहता है, तो करना ही करना है. अब देखिए, पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, छोटा सा मैं बनाऊँगा ताकि आपको 95 लोगों को तो क्लियर हो ही गया होगा, जो 5% है उनको भी क्लियर हो जाए. ओके, यहाँ पे ए फिक्स नहीं है तो यहाँ पे जिग जैग कर देते हैं. ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग को अजीब लग रहा होगा. ये 3D में विजुलाइज कर रहे हैं आपको. तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, विड्थ है, जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाया हूँ, इसलिए मैं बना रहा हूँ. बी एक और टर्म्स है, बी को बोलते हैं विड्थ. विड्थ किसका, विड्थ ऑफ कट. ओके, तो यही है आपका ये. अब यहाँ पे ओके, और यहाँ पे मान लेते हैं ये रेफरेंस प्लेन है, ये अल्फ़ा है और ये वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ पे. डन. अब आपको क्लियर हो गया होगा ये 3D में. अब देखिए ये जो है आपका ये टूल है, कटिंग टूल है, ये आपका चिप्स है, ये आपका चिप्स है. ओके, ये आपका चिप्स, ये TC है. ओके, और ये आपका क्या है, ये आपका T है, अनकट चिप थिकनेस. ओके, ऐसे निकल रहा. और यही आपका विड्थ है,
ये आपका क्या है, विड्थ है, बी है, विड्थ है। आई थिंक इज इट क्लियर? ओके, ये आपका रेफरेंस प्लेन है अल्फा, या बाकी सब जो भी एंगल है। ओके, ये 3D में और ये 2D में। ये आपका क्या है, ये आपका ये जो एज है ये क्या है, एज रेडियस है, एज रेडियस, एज रेडियस। ओके, ये समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ओके, क्योंकि इसी बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन आपके होंगे। ओके, डन। चलिए, अब इस पे जो क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में या डिफरेंट एक एग्जाम में पूछा हुआ है उसको हम देखते हैं। ओके, ये सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है, और क्वेश्चन देखते हैं, फर्दर इसको स्टडी करते हैं। चलिए, डन। चलिए, अब कुछ यहाँ पे डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे देते हैं। चलिए, डेफिनेशन लिखिए। सॉरी, चलिए, एक कौन सा है, ये जो प्लेन जो है, इस प्लेन को कौन सा बोलते हैं, मशीन सरफेस। ओके, ये आपका फ्लैंक है, फ्लैंक है। अब बताइए, पहले एंगल देखते हैं, रेक एंगल, रेक एंगल अल्फा। रेक एंगल क्या होता है? इट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द रेफरेंस प्लेन टू द रेक सरफेस, रेफरेंस प्लेन टू द रेक सरफेस। इट इज द एंगल बिटवीन reference plane. It is the angle between the reference plane and क्या, रेक सरफेस, रेक सरफेस। ओके, ये आपका रेक एंगल हो गया। अब देखिए, रेक एंगल का यूज कहाँ पे होता है? वैसे रेक एंगल तो पता हो गया, इट इज द इंक्लाइनेशन, इट इज द एंगल बिटवीन द रेफरेंस प्लेन टू द रेक सरफेस या रेक फेस। अब देखिए, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज इट प्रोवाइड्स, देखिए जो रेक एंगल है ये प्रोवाइड करता है कि आपके जो चिप्स का जो फ्लो रहा है उसका डायरेक्शन किधर है। ओके, तो क्या होता है, इट हेल्प्स या इट प्रोवाइड्स चिप फ्लो डायरेक्शन, चिप्स फ्लो डायरेक्शन। देखिए, याद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से देखना है क्या प्रोसेस हो रहा है और उसी को क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है आपके मेंस के पेपर में। ओके, चलिए, ये आपके एसएससी जेईई के मेंस के पेपर में और इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस के पेपर में भी पूछा गया है। ओके, तो इट प्रोवाइड्स चिप फ्लो डायरेक्शन या इट हेल्प्स चिप फ्लो डायरेक्शन। कौन सा, अल्फा, अल्फा मतलब रेक एंगल। अब क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स शार्पनेस। अगर देखिए अल्फा, अगर रेक एंगल को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब टूल को क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस प्लेन से राइट साइड में करना पड़ेगा। रूट अगर क्या है, रेक एंगल को कम करना है, तो इसका मतलब आपको इस साइड में करना पड़ेगा। इस साइड में करेंगे तो ज़्यादा होगा, इस साइड में करेंगे तो कम होगा। तो मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है, एक शार्पनेस प्रोवाइड करता है। कौन सा, रेक एंगल। अगर रेक एंगल को क्या कर दें, अगर रेक एंगल कम करते जाए, एकदम कम करते जाएंगे तो शार्पनेस ज़्यादा हो जाएगा। तो उस समय टूल जो क्या है, टूल को वियर होने की संभावना, टूल को क्या टूटने की संभावना हो जाएगी। इसलिए ना ही ज़्यादा करते हैं और ना ही कम करते हैं किसको, रेक एंगल को। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इट प्रोवाइड्स शार्पनेस। पूछा गया है कि शार्पनेस कौन सा एंगल प्रोवाइड करता है, क्लियरेंस एंगल या रेक एंगल। ओके, रेक एंगल, शार्पनेस। अगर शार्पनेस ऑप्शन में ना दिया हो तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा नीज। ओके, इसका मतलब भी वही होता है। ओके, अब क्या करता है, ये चिप फ्लो डायरेक्शन और शार्पनेस प्रोवाइड करता है। ओके, और क्या करता है, इट
इट इम्प्रूव्स टूल लाइफ। टूल लाइफ, टूल लाइफ कितना होगा ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपके रेक एंगल पे डिपेंड करता है। ओके, अब देखिए रेक एंगल पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए दिस इज अ रेक एंगल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल गामा, क्लियरेंस, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, क्लियरेंस एंगल, कुछ भी चीज़ रटना नहीं है, यहाँ पे देखना है, उसी को इलेबोरेट कर देना है। अब बताइए क्लियरेंस एंगल कौन सा एंगल होगा? कुछ लोग रटते हैं, रटना मना है। ओके, चलिए क्लियरेंस एंगल क्या? इट इज़ द एंगल बिटवीन द फ्लाइंग या रिलीफ सरफेस टू द मशीन सरफेस, सिंपल। तो क्या होगा? इट इज़ द इंक्लाइनेशन बिटवीन, इट इज़ द इंक्लाइनेशन बिटवीन किसके किसके बीच में? फ्लाइंग सरफेस एंड मशीन सरफेस, बिटवीन फ्लैंक या रिलीफ सरफेस एंड किसके बीच में? मशीन सरफेस, मशीन सरफेस। ओके, अब देखिए इसका क्लियरेंस एंगल का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द क्लियरेंस एंगल? क्या बता सकते हैं? यस, इसी से बता सकते हैं। अब बताइए अगर क्लियरेंस एंगल की वैल्यू, क्लियरेंस एंगल की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब क्या है? कम होगी तो ये जो वैल्यू, यही तो एंगल है, ये वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो आपका ये तो फिक्स है, लीप एंगल तो फिक्स है, ये तो टूल है, ये तो फिक्स, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ये फिक्स है। ओके, इनबिल्ट है। चेंज किस में होगा? क्लियरेंस एंगल और रेक एंगल। अगर क्लियरेंस एंगल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तो मतलब इस टूल को क्या करेंगे? इस टूल को और नीचे करेंगे, इस टूल को और नीचे करेंगे। एट दैट टाइम अल्फा इंक्रीजेस, मतलब रेक एंगल बढ़ेगा, रेक एंगल बढ़ेगा। लेकिन क्या अगर क्लियरेंस एंगल को क्या अगर अधिक कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, तो एट दैट टाइम क्या होगा? यहाँ पे क्लियरेंस एंगल को ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे रबिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, मतलब फ्रिक्शन जनरेट होगा। जब फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगा तो एट दैट टाइम वो जो टूल है उसका वियर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा? तो क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड्स, तो क्या होगा? इट प्रोवाइड्स, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर क्लियरेंस एंगल को आप ज़्यादा कर देंगे तो जो ए जो टिप है, जो टूल का जो टिप है वो क्या होगा? इस पे क्या होगा? एक ही पॉइंट पे आएगा। जब एक ही पॉइंट पे आएगा तो उस समय ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें आपका मटेरियल भी क्या होगा? ज़्यादा मटेरियल आपका स्ट्रांग होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए। ओके, तो अगर ज़्यादा कर देंगे तो ये जो टूल का वियर, जो टूल है इसका वियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, यानी इट रिड्यूस, प्रोवाइड नहीं, इट रिड्यूसेस कौन सा? फ्रिक्शन, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड टूल वियर। तो इसका जो फंक्शन है फ्रिक्शन और टूल वियर को कम करना। और कम कैसे होगा? जब आप क्लियरेंस एंगल को क्या करेंगे? कम करेंगे। जब क्लियरेंस एंगल क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा तो उस समय क्या होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। जब फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगा तो टूल वियर हो जाएगा, टूल का वियरिंग या जो भी है वो टूल नष्ट हो जाएगा, उसको टूल को आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, और एक चीज़ और बात है, इट मस्ट बी पॉजिटिव, इट मस्ट बी, यहाँ पे मस्ट लिखे हैं, मस्ट बी पॉजिटिव। और कितना होता है? ये आपका 3 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के भी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि क्या क्लियरेंस एंगल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? तो क्लियरेंस एंगल हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और कहाँ से कितना डिग्री होगा ये भी पूछा गया है। तो 3 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री, यानी 3 डिग्री टू 15 डिग्री के बीच में होगा। अब बात आती है जब क्लियरेंस एंगल मस्ट बी पॉजिटिव, इसका मतलब व्हाट अबाउट रैक एंगल? तो रैक एंगल कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। रैक एंगल कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं, नोट कर लीजिए।
चलिए आई थिंक इट इज़ क्लियर कि रेक एंगल क्या होगा, क्लेंस एंगल क्या होगा। ओके चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा दें। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, चलिए इसको रन देते हैं, इसी को इरेज कर देते हैं क्योंकि सारी चीज़ें इसी से हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में। डन। चलिए और चीज़ें डिस्कस करते हैं। रैक एंगल, रैक एंगल, डिस्कशन ऑन रैक एंगल, क्योंकि रैक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक रैक एंगल पे कमांड नहीं होगा तब तक आगे का फंडा समझ में नहीं आएगा। ओके तो डिस्कशन ऑन स्पेलिंग पे नंबर नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके कुछ मिस्टेक हो सकते हैं। डिस्कशन ऑन रेक एंगल, रेक एंगल। ओके अब रेक एंगल पे डिस्कस करते हैं। ओके तो हमने क्या कहा है कि रेक एंगल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, और तीनों का अलग अलग देखते हैं कि यूज कहाँ पे है, पॉजिटिव रेक एंगल का, नेगेटिव रेक एंगल का, जीरो रेक एंगल का, और उसमें क्या क्या एग्जाम्पल हैं और क्या क्या है। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे। ओके तो पहले हम समझ लेते हैं कि पॉजिटिव रेक एंगल का कब होगा, नेगेटिव रेक एंगल कब होगा और जीरो रेक एंगल कब होगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे 3 फिगर बनाते हैं, छोटा छोटा सा फिगर बनाते हैं। This is a tool, this is a chip. ओके एक क्या आपका क्लेंस एंगल है, लीप एंगल है, और ये आपका रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस प्लेन। इस रेफरेंस प्लेन को हमने जीरो मान लिया। इससे ऑब्वियस सी बात है, जहाँ भी स्टडी करते हैं रेफरेंस प्लेन को मानते हैं, एक रेफरेंस प्लेन मानते हैं और उससे मान करके पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है वो करते हैं। ओके अब बताइए एक क्या आपका टूल है, दिस इज अ टूल एंड दिस इज अ चिप्स, जिसे चिप्स तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके और ये एंगल क्या है, यही एंगल आपका अल्फ़ा है, मतलब कौन सा है, रेक एंगल है। अब बताइए ये रेफरेंस प्लेन है और आप कोऑर्डिनेट पढ़े हैं 9th क्लास में कि कोऑर्डिनेट ये तो पढ़े हैं कि अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके तो ये आपका क्या है, ये अगर इधर राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो क्या नेगेटिव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर रेफरेंस, इसको हम रेफरेंस प्लेन या रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो इसके राइट साइड में आप क्या ट्रेवल करते हैं तो पॉजिटिव आता है, अरे 0 1 2 3 4, और इधर जाता है क्या नेगेटिव। ओके एक क्लियर है। तो देख करके बताइए कि जो इसमें जो रेक एंगल है पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब ये कितना होगा डजंट मैटर, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि पॉजिटिव है निगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस साइड में जा रहा है, इस साइड में, अरे यही तो है एंगल, इस साइड में जा रहा है, तो क्या है ये पॉजिटिव है। ये क्या है, तो ये आपका पॉजिटिव रेक एंगल है, पॉजिटिव रेक एंगल है। ओके और कितना होता है, अब देखिए 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में होता है पॉजिटिव रेक एंगल। निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चलिए एक और देखते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव रेक एंगल। अब यहाँ पे एक और रेक एंगल देखते हैं, एक छोटा सा वर्क पीस बनाते हैं विद इन अ टाइम। ओके आई थिंक सबको बनाना आ गया होगा, और जिसको नहीं आया है वो देखते रहे, कभी तो आएगा ही। ओके सिमिलरली दिस इज अ टूल, कटिंग टूल, दिस इज अ चिप्स। ओके अब बताइए, सॉरी थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। दिस इज अ टूल, कटिंग टूल, और ये क्या है, ये आपका
एक क्या है आपका चिप्स है, एक टूल है, और ये आपका क्या है चिप्स है, चिप्स है। ओके, अब बताइए ये गामा है जो भी है। ओके, किस पे फोकस करना है, रेक एंगल पे फोकस करना है, तो रेक एंगल के बारे में देख रहे हैं। तो अब बताइए रेक एंगल जो है, अब यही आपका क्या है रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन या रेफरेंस प्लेन। तो अब बताइए इस केस में अल्फ़ा 0 होगा या पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि टूल क्या होगा इसी पे, किस पे, जो आपका रेफरेंस लाइन है इसी पे क्या हो गया ओवरलैप, इसी पे ओवरलैप नहीं, इसी पे कौन साइड हो गया। ओके, तो ये कौन सा है, ये आपका 0 रेक एंगल है, 0 रेक एंगल है। ओके, 0 रेक एंगल। अभी हम बाद इसको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। ओके, पहले समझ लीजिए कि 0 रेक एंगल कब बनेगा, पॉजिटिव रेक एंगल कब बनेगा। अब नेक्स्ट है क्या निगेटिव, तो देखते हैं इसमें। दिस इज योर वर्क पीस, ओके। अब टूल को यहाँ कर दीजिए, जब टूल वहाँ होगा तो चिप्स तो यहीं से निकलेगा, चिप्स तो यहीं से निकलेगा। टूल को और बड़ा कर दीजिए, छोटा दिख रहा है तो, ओके। और यहाँ पे आपका चिप्स है, ओके। तो ये आपका क्या है कटिंग टूल है, और ये आपका क्या है चिप्स है, चिप्स है। और आपका ये क्या है रेफरेंस प्लेन है। रेक एंगल का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन, इट इज़ द एंगल बिटवीन क्या रेफरेंस प्लेन टू द रेक सरफेस या रेक फेस। तो रेफरेंस प्लेन क्या है, यही है, दिस इज योर रेफरेंस प्लेन, दिस इज योर रेफरेंस प्लेन, ओके। और रेक सरफेस क्या है, रेक सरफेस ए है, रेक सरफेस ए है, रेक सरफेस ए है, ओके। एक्चुअली आप लोग सोच रहे हैं कि ए पीछे साइड की है, ए बैकवर्ड साइड की है, ओके। तो मैं आपका केवल ए व्यू ले रहा हूँ, ओके। तो देखिए अब इस केस में आप बताइए ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। आप जानते हैं इस साइड में पॉजिटिव होगा, इस साइड में निगेटिव होगा। तो क्या है ये निगेटिव रेक एंगल होगा, निगेटिव रेक एंगल, दिस इज अ निगेटिव रेक एंगल, ओके डन। चलिए, तो पॉजिटिव रेक एंगल, 0 रेक एंगल और निगेटिव रेक एंगल, ये आपका डिस्कशन ऑन द रेक एंगल है, ओके। अब इसको 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव रेक एंगल क्या है, निगेटिव रेक एंगल क्या है, 0 रेक एंगल क्या है, और क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ओके। तो घबराना नहीं है, ओके। चलिए, तो हेडिंग डालिए पॉजिटिव रेक एंगल, इज इट क्लियर। चलिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। कुछ लोग के माइंड में आ रहा है कि निगेटिव रेक एंगल, तो इसमें एंगल कितना से कितना होता है। अरे कितना से कितना होता है कोई डिसाइड नहीं है, वो मशीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मशीनिंग कर रहे हैं, ओके। मैं अभी आपको बताऊंगा, ओके। चलिए, तो हमेशा एग्जाम के ओरिएंटेशन रहना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए पॉजिटिव रेक एंगल हेडिंग डालिए। चलिए इसी को हम डाल देते हैं पॉजिटिव रेक एंगल, ओके, पॉजिटिव रेक एंगल। अब बताइए यहाँ से देखिए पॉजिटिव रेक एंगल का मतलब क्या है। अब एक एक पॉइंट लिखिए जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। पॉजिटिव, यहाँ से ए रेफरेंस प्लेन है और दिस इज अ रेक सरफेस अ रेक प्लेन, ओके। अब बताइए ए प्लेन, ए क्या है, यही तो एंगल है, यही तो आपका एंगल कौन सा है, रेक एंगल है। अगर आप रेक एंगल को क्या करेंगे, कम करेंगे, रेक एंगल को, सॉरी रेक एंगल को, चलो पॉजिटिव है तो रेक एंगल को बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो रेक एंगल को बढ़ाएंगे तभी तो पॉजिटिव होगा। यहाँ इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी, इस तरह से, इस तरह से। तो मतलब क्या है कि रेक एंगल में जो इस वर्क पीस पे या जॉब पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ज़्यादा होगा या कम होगा। यस, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछता है कि जो कटिंग फोर्स है इन केस ऑफ द पॉजिटिव रेक एंगल, क्या कटिंग फोर्स ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब बताइए अगर ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेक एंगल है। अब इस केस में जो कटिंग फोर्स है, मान लीजिए सपोज यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज द लास्ट पॉइंट। एक कटिंग यहाँ पे एज है, ओके। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कम कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जो फोर्स होगा, पहले यहाँ पे था टूल, इसे यहाँ पे करें, यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, मतलब बढ़ा रहे हैं। तो जो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा
अगर यहाँ पे होगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या करेगा, एक टिप बन जा रहा है और इसी में क्या करेगा, इंसर्ट हो जाएगा। अगर ये जो टूल अगर यहाँ पे होगा तो इसको क्या करेंगे, रेक एंगल को बढ़ाएंगे, तो उस केस में आपका जो यहाँ पे जो टिप है वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा। मतलब उस केस में आपका जो कटिंग फोर्स है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा या कम ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा अप्लाई होगा या कम अप्लाई होगा, तो कम होगा। यानी कटिंग फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, लो कटिंग फोर्स। ओके, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सी बात है, एक टूल को आप यहाँ पे करेंगे तो एट दैट टाइम ये जो टूल का जो टिप है इसमें इंसर्ट हो जाएगा, तो उस केस में आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, अरे आगे बढ़ाने के ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए पॉजिटिव रेक एंगल में क्या करते हैं, रेक एंगल को बढ़ाते हैं। जब रेक एंगल को बढ़ाएंगे तो जो टिप इसमें इंसर्ट नहीं होगा, जब इंसर्ट नहीं होगा तो उस केस में इस पे जो टूल पे जो फोर्स होगा वो कटिंग फोर्स क्या होगा, कम होगा, कटिंग फोर्स कम होगा, यानी लो कटिंग फोर्स। ओके, पॉजिटिव रेक एंगल में। अब दूसरी बात करते हैं, पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कम है, फोर्स कम है, तो पावर क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? तो यहाँ पे भी पावर कम होगा। अरे बात समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे कटिंग फोर्स कम है तो पावर भी क्या होगा, कम होगा। मतलब लो पावर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द पॉजिटिव रेक एंगल। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वी क्या है, वी आपका कटिंग वेलोसिटी, वी क्या है, कटिंग वेलोसिटी। तो वी क्या है, कटिंग वेलोसिटी। तो कटिंग वेलोसिटी इज क्या होगा, लो, यानी लो कटिंग वेलोसिटी, लो कटिंग वेलोसिटी। ओके, अरे बात समझ में आई, लो कटिंग वेलोसिटी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉजिटिव रेक एंगल केस में जो कटिंग फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। पावर क्या होगा, कम होगा। वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ओके, अब इसमें मटेरियल कौन सा यूज करते हैं? ये जो पॉजिटिव रेक एंगल में मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, HSS, यानी टूल मटेरियल्स इज यूज्ड क्या, HSS मतलब हाई स्पीड स्टील। अपने आप में एक क्वेश्चन है, कि HSS क्या है? तो HSS क्या, हाई स्पीड स्टील। मतलब क्या है, चलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, हाई स्पीड स्टील। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इस हाई स्पीड स्टील में किसका कॉम्बिनेशन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसका कॉम्बिनेशन है? तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम और रेस्ट आयरन। तो ये भी पूछा गया है कि उनका रेशियो कितना है, टंगस्टन का कितना है, क्रोमियम का कितना है, वेनेडियम का कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो HSS का जो कॉम्बिनेशन है इसमें 18% क्रोमियम है, 18% क्या है, टंगस्टन है, W को टंगस्टन से डिनोट करते हैं। ओके, 4% क्या है, क्रोमियम है, 4% क्रोमियम है, एंड 1% क्या है, 1% क्या है, वेनेडियम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है कि HSS हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम का क्या रेशियो कितना होता है, या ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि HSS में टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम का रेशियो क्या होगा। तो इसमें टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम का रेशियो कितना होगा, 18:4:1। और रेस्ट क्या है, रेस्ट आप जानते ही हैं, अरे मैकेनिकल ब्रांच ही है, तो रेस्ट क्या है, आयरन है, लोहा। रेस्ट क्या है, आयरन है। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम। 18:4:1, 18:4:1। ओके, चलिए अब HSS आ ही गया है तो कुछ और देख लेते हैं कि HSS में है क्या क्या चीज़ है। HSS में देखिए, चलिए अब जो HSS है हाई स्पीड स्टील है, HSS हाई स्पीड स्टील है। ओके, इसमें टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम का जो रेशियो कितना 18:4:1 है, और रेस्ट क्या है, रेस्ट आयरन है, आप जानते हैं। ओके,
अब देखिए इसमें कि इस अब HSS मटेरियल कौन सा है, डक्टाइल या ब्रिटल है, तो इट इज़ अ डक्टाइल मटेरियल, इट इज़ अ डक्टाइल मटेरियल। ओके, और डक्टाइल मटेरियल जो है, डक्टाइल मटेरियल में आपका जो टेंशन है, जो फोर्स अप्लाई होता है वो टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों में होता है। तो इन डक्टाइल मटेरियल, इन डक्टाइल मटेरियल्स sustains both tension as well as compression, मतलब इसमें कंप्रेशन और टेंशन दोनों अप्लाई होता है। इसीलिए जो आपकी जो लेथ मशीन की जो बेड होती है वो क्या होती है, डक्टाइल नहीं है, वो ब्रिटल है। ब्रिटल के केस में आपका क्या होता है, उसमें टेंशन नहीं होता, अगर टेंशन होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो उसमें कंप्रेशन होता है। तो इसलिए जो लेथ कोई मशीन है उसका जो बेड हमेशा ब्रिटल मटेरियल के बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें कंप्रेशन की होने की प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब एब्जॉर्ब, शॉक को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अरे मशीन चलता है तो उसमें वाइब्रेशन होगी, जब वाइब्रेशन होगी तो उसमें क्या होगा, शॉक जनरेट होगा, और शॉक जनरेट होगा तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। किस केस में, ब्रिटल में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और रह जाता है कि ब्रिटल, चलिए अब ये बात करेंगे, तो ब्रिटल में क्या होता है, इन डक्टाइल मटेरियल, इन ब्रिटल मटेरियल सस्टेन्स क्या, ओनली कंप्रेशन, ओके, नॉट क्या, टेंशन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटल मटेरियल में कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, या ऐसे पूछा गया है कि ब्रिटल मटेरियल में ज़्यादा टेंशन होगा या कम कंप्रेशन होगा, तो गलत है, कम क्या होगा, ज़्यादा कंप्रेशन होगा और टेंशन कम होगा, मतलब 9 के बराबर होगा। ओके, डन। चलिए अब बात कर रहे थे HSS की, HSS में, तो HSS की जो स्पीड से पूछे थे कि इसकी स्पीड कितनी होती है, जो हाई स्पीड स्टील, और नाम से ही है क्या, HSS, हाई स्पीड स्टील। तो ये जो टूल बनाया जाता है HSS का, ओके, तो इसमें इसकी स्पीड कितनी होती है, तो इसकी स्पीड होती है 30 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट। और इसकी टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर कितना जनरेट होता है, तो टेम्परेचर जनरेट होता है इसमें 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस। ये सब किसमें है, देखिए कहाँ से कहाँ क्वेश्चन रिलेट कर, अब सब आपको पढ़ना है, और अब सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। ओके, चले 600 डिग्री सेल्सियस, ये पहला हो गया। अब आया है तो कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, अब दूसरा है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ये क्या है, कार्बन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये ब्रिटल मटेरियल, ये क्या है, ब्रिटल है, और ब्रिटल की प्रॉपर्टी आपको मैं बता ही दिया, ये ब्रिटल मटेरियल है। ओके, तो इसमें जो हाई कार्बन स्टील जो बना होता है, इसकी जो स्पीड होती है 7.5 मीटर पर मिनट, 7.5 मीटर पर मिनट। और टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर कितना जनरेट होता है, तो टेम्परेचर जनरेट होगा 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो पहला HSS, दूसरा हाई कार्बन स्टील, और तीसरा भी देख लेते हैं कार्बाइड। कार्बाइड क्या होता है, इसमें इसकी जो स्पीड, ये भी ब्रिटल मटेरियल ही है, तो इसमें जो इसकी स्पीड होगी, कार्बाइड की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो स्पीड होगी, यस, ये होगा 30, यहाँ पे होगा 150 मीटर पर मिनट। और जो इसमें टेम्परेचर जनरेट होगा कितना होगा, 900 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक और आता है क्या, चौथा है सिरामिक्स। और सिरामिक में जो स्पीड है, ये भी क्या है, ये भी ब्रिटल मटेरियल ही है, इसकी जो स्पीड है वो स्पीड कितना है, यस, इसकी स्पीड है आपका 600 मीटर पर मिनट। और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है इसका, यस, 600 नहीं 900 है, 900। इसका टेम्परेचर कितना है, 1300 डिग्री सेल्सियस, 600 है, सॉरी, कितना है, 600। ओके, 600 है। अब देखिए इसको
बताने का मकसद यही है कि अगर पॉजिटिव रेक एंगल की बात करते हैं तो उसमें HSS यूज होगा, हाई स्पीड स्टील, ओके, टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम, 18:4:1, और बाकी क्या है, आयरन है। इसमें डक्टाइल मटेरियल होगा। लेकिन जब हम निगेटिव रेक एंगल पढ़ेंगे तो निगेटिव रेक एंगल में पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या होगा, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये HSS में पॉजिटिव रेक एंगल है, ओके। चलिए, और टूल मटेरियल क्या होगा, HSS यूज होगा। ये सारी कहानी किसकी हुई है, ये पॉजिटिव रेक एंगल की हुई है, ओके। इसका रिकमेंडेशन क्या है, अगर पॉजिटिव एंगल रिकमेंड करते हैं तो किस किस में रिकमेंड करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो रिकमेंडेशन ऑफ द, चलिए ये तो पॉजिटिव रेक एंगल हो ही गया। अब चलिए देखते हैं, सब के सब क्वेश्चन हैं। रिकमेंडेशन ऑफ पॉजिटिव या पॉजिटिव रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल आर या इज रिकमेंडेड, इज रिकमेंडेड। कब कब पॉजिटिव रेक एंगल की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले ही आपको पता है क्या, लो फोर्स, जब लो फोर्स रिक्वायर होगा तब होगा लो फोर्स रिक्वायर, जब लो फोर्स होगा तो लो पावर रिक्वायर, ओके, लो पावर रिक्वायर होगा, लो कटिंग स्पीड होगा, ओके। अब इस केस में एक इम्पॉर्टेंट है, इसको हम स्टार बना करके लिख दे रहे हैं कि लो मशीनिंग, या ऐसे लिखते हैं इसको, लैक्स ऑफ मशीनिंग, लैक ऑफ मशीनिंग एंड रिजिडिटी, मतलब जहाँ पे, चलो एक चीज़ और बढ़ा देते हैं, लैक ऑफ मशीनिंग क्या, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, मतलब जहाँ पे स्ट्रेंथ और रिजिडिटी की ज़रूरत क्या होगी, जो लो मटेरियल के लिए होगा। स्ट्रेंथ और रिजिडिटी जहाँ पे लो होगा, सेटअप क्या होगा, सेटअप कॉस्ट लो होगा, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं ये क्या होगा, लो रिजिडिटी होगी, लो स्ट्रेंथ होगा, तो उस समय हम पॉजिटिव रेक एंगल यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, इसके पीछे रीजन यही है कि अगर पॉजिटिव रेक एंगल अगर ज़्यादा कर देंगे तो जो मटेरियल जो लिए हैं, जो सेटअप लिए हैं उसमें लो लिए हैं, जब लो लिए हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें पावर ज़्यादा लगाने की जरूरत होगी, तो इसका मतलब है जो पावर ज़्यादा लगाएंगे यूजलेस हो जाएगा। यूजलेस, अरे कोई मान लीजिए अगर जहाँ पावर क्या 10 वाट की ज़रूरत पड़ रही है, 10 वाट, वहाँ पे 20 वाट की लगा दे रहे हैं तो 10 वाट क्या हो जाएगा, 10 वाट तो वेस्ट ही जाएगा। तो मटेरियल क्या है, इसका जो सेटअप है वो क्या है, लो स्ट्रेंथ की है, रिजिड है। तो जो टूल यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, जो पॉजिटिव रेक एंगल वाला यूज़ करेंगे, पॉजिटिव रेक एंगल वाला यूज़ करेंगे, ओके। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है सेटअप। नेक्स्ट क्या है, निगेटिव रेक एंगल, ओके, ये बात समझ में आई। चलिए अब हम देखते हैं निगेटिव रेक एंगल। डन। यहाँ पे निगेटिव, दूसरा निगेटिव रेक एंगल, ओके। इस केस में देखिए, तो इस केस में जो टूल है वो यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसका मतलब जो टूल का जो ओरिएंटेशन है चेंज हो गया, मतलब जो टूल का जो टिप है वो टू द वर्कपीस पे होगा, तो मतलब ये इंसर्ट ज़्यादा हो जाएगा। इंसर्ट क्या हो जाएगा, इसमें इंसर्ट हो जाएगा, मतलब इसमें जो फीड रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब फीड रेट ज़्यादा है तो अगर मटेरियल क्या है, अगर लो क्वालिटी की मटेरियल है तो टूल का जो टिप है उसी में क्या हो जाएगा, धंस जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब निगेटिव रेक एंगल का यूज उस समय करेंगे जब आपकी जो वर्कपीस है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, ज़्यादा रिजिडिटी होगी, स्ट्रॉन्ग होगा, हार्डनेस ज़्यादा होगा, उस केस में हम निगेटिव रेक एंगल का यूज करते हैं। और इस केस में जो टूल बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, ए कार्बाइड और सिरामिक का बनाते हैं, कार्बाइड और सिरामिक का। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, देख रहे हैं इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, और टेम्परेचर जो जनरेट होगा वो भी इसमें ज़्यादा है।
ओके। अगर अदरवाइज देख रहे हैं और डक्टाइल में देख रहे हैं टेम्परेचर कितना मिल रहा है, टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है, टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है, मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ही में मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए कार्बाइड है, एक कार्बाइड है, कार्बाइड और सिरामिक क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, जिससे क्या होगा, वो मटेरियल मेल्ट नहीं होगा और इस केस में पावर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, पावर ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। अब बताइए निगेटिव रेक एंगल में क्या क्या जरूरी है, पावर फोर्स कटिंग फोर्स ज़्यादा होना चाहिए कम होनी चाहिए, तो हाई कटिंग फोर्स, हाई कटिंग फोर्स, इसके पीछे रीजन समझ गए, कटिंग फोर्स क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ओके, जब कटिंग फोर्स ज़्यादा है तो व्हाट अबाउट पावर, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। जब कटिंग फोर्स आपका ज़्यादा है तो पावर भी आपका ज़्यादा होगा, यानी एम्पल पावर ज़्यादा, वेरी पावर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द निगेटिव रेक एंगल। व्हाट अबाउट स्पीड, और स्पीड देख रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं क्या होगा, हाई स्पीड, हाई स्पीड। ओके, यहाँ पे हाई स्पीड मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, टूल्स आर मेड ऑफ किसके, कार्बाइड एंड सिरामिक, और इसका एक्सप्लेनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं कि कार्बाइड क्या होता है, सिरामिक क्या होता है, उसमें कितना स्पीड होता है, कितना टेम्परेचर होता है। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कशन कर दिया हूँ। डक्टाइल है, ब्रिटल है, ब्रिटल है, ब्रिटल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कंप्रेशन ज़्यादा होता है कि टेंशन ज़्यादा होता है, कंप्रेशन